जय श्री कृष्ण। राइट, तो कल हम लोगों ने है ना एक बहुत अमेजिंग स्टोरी पढ़ी थी, व्हाट इफ आई हैड $1 million। ओके। राइट, वो बहुत ही अमेजिंग सा था। मूविंग फॉरवर्ड, सो चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। मैं अभी तक के 6 चैप्टर्स के सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लेता हूँ ताकि हर एक जने को याद आ जाए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या फ्लो था। सबसे पहले 13 प्रिंसिपल्स में से फर्स्ट प्रिंसिपल था स्ट्रॉन्ग डिजायर, और डिजायर के ऊपर फेथ रखना, ये था सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल था ऑटो सजेशन, उसी फेथ को बार बार अपने दिमाग को बोलना ताकि वो सजेस्ट करे। राइट, वो प्लान्स बताए। उन प्लान्स के अंदर हमेशा स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज नॉलेज आप कभी भी हासिल कर सकते हो, बट आइडिया ये जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर था नॉलेज के ऊपर। उसके बाद फिर अपने आइडिया को इमेजिनेशन देना। कल का हमारा चैप्टर था पूरा इमेजिनेशन के ऊपर। और आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। राइट, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के अंदर जब हम लेके आते हैं तब रिजल्ट्स आते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑथर। कैसे हम लोग हमारी डिजायर को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा सिक्स्थ स्टेप है अमीरी की तरफ। देखो, आप लोगों ने अभी तक सीखा कि हर एक इंसान वही क्रिएट करता है, वही हासिल करता है जो डिजायर थी उसकी। तो डिजायर इस जर्नी के अंदर सबसे पहला कदम है। जब भी हम लोग कुछ भी काल्पनिक से वास्तविकता पे आते हैं, कुछ इमेजिनेशन से रियलिटी पे आते हैं ना, तब डिजायर जो होती है वो सबसे पहली हमारी स्टेप होती है, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद इसी डिजायर को हम लोग इमेजिनेशन की वर्कशॉप के अंदर फोर्ज करते हैं और वहां से प्लान्स जो हैं वो निकलते हैं। चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि 6 डेफिनेट प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारी मनी की डिजायर को लेके, इनमें से एक स्टेप था एक डेफिनेट प्रैक्टिकल प्लान या प्लान्स बनाना जिससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। अब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि कैसे हम लोग प्लान बना पाए ऐसे जो हमें सपोर्ट करे, साथ ही साथ में और भी लोगों को सपोर्ट करे। किस चीज में? क्रिएशन के अंदर, हमारे प्लान को कैरी करने के लिए और पैसे इकट्ठे करने के लिए। कैसे हम हमारे मास्टरमाइंड प्रिंसिपल को, जो कि इस बुक के अंदर आगे वाले चैप्टर के अंदर है, राइट, उसको देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग मास्टरमाइंड प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम लोग हमारा मास्टरमाइंड अलायंस बनाए, हमें ये देखना है कि क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हम लोग हमारे इंडिविजुअल मेंबर्स को, हमारे ग्रुप को दे सकते हैं उनके कोऑपरेशन के लिए। कोई भी लंबे टाइम तक बिना किसी कंपनसेशन के काम नहीं करेगा। कोई भी समझदार आदमी या तो रिक्वेस्ट करेगा या एक्सपेक्ट करेगा कि उसे बराबर का हक अपना मिलना चाहिए, भले ही वो हर वक्त मनी के फॉर्म में नहीं हो। तो आपको देखना है कि जो भी आपका मास्टरमाइंड ग्रुप है उनके साथ आप मिलो हफ्ते में 2 बार, और ज्यादा से ज्यादा अगर पॉसिबल हो, राइट, जब तक आपने कोई परफेक्टली नेसेसरी प्लान नहीं किया हो, राइट, तब तक तो इन लोगों से और ज्यादा मिलो। फिर जैसे ही आपका प्लान बन जाए मनी एक्यूमुलेट करने के लिए, तब आप इन लोगों को अपना प्लान बता सकते हो और अलाइनमेंट देख सकते हो। हम लोगों को परफेक्ट हार्मनी बनानी होती है खुद के अंदर और हर एक उस मेंबर के साथ मास्टरमाइंड ग्रुप के। अगर आप फेल हो गए ये इंस्ट्रक्शंस कैरी करने के अंदर, तो आप शायद रियलिटी के अंदर भी फेल हो जाए। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल वहां पे काम ही नहीं कर सकता जहां पे परफेक्ट हार्मनी ना हो। ये फैक्ट्स को याद रखना। सबसे पहला फैक्ट कि आप एक बहुत बड़े काम के अंदर लगे हुए हो और अपने रिचनेस के लिए, अपनी सक्सेस के लिए आपके पास ऐसे प्लान्स होने चाहिए जो कि फॉल्टलेस है। दूसरा, आपके पास एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इमेजिनेशन, इन सब चीजों का एडवांटेज होना ही चाहिए। ये जो भी हम आगे मेथड पढ़ने वाले हैं और जो भी लोग अमीर बने हैं, उन सब लोगों ने ये कुछ कुछ चीजों को तो जरूर अपने साथ रखा ही है।
किसी भी इंडिविजुअल के पास इतनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज और नॉलेज नहीं होता है कि वो अकेले एक बहुत बड़ा खजाना खुद के लिए ले ले। लेकिन जब वो दोस्तों के साथ मिलता है, बाकी लोगों के साथ मिलता है, तब वो जो चाहे, जो भी प्लान बनाए, वो सारी चीजें अचीव कर सकता है। तो हमारे किसी भी प्लान के अंदर ये जरूर से ध्यान रखना कि मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए। आप अपना प्लान खुद बना सकते हो, या तो पूरा का पूरा या आधा भी, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि ये प्लान चेक किए जाएं और अप्रूव हो आपके मास्टरमाइंड अलायंस से। अगर पहला प्लान जो आपने अडॉप्ट किया वो काम नहीं कर रहा है सक्सेसफुली, तो उसको नए प्लान के साथ रिप्लेस कर दो। अगर ये नया प्लान फेल हो जाए काम करने से, तो उसको भी रिप्लेस करो। और ऐसा करते जाओ, कब तक? जब तक आपको एक ऐसा प्लान ना मिल जाए जो काम करे ही करे। यही वो पॉइंट है जहां पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो परसिस्टेंट नहीं होते हैं नए प्लान बनाने के अंदर। जो प्लान फेल हो गए हैं उनकी जगह नए प्लान बन ही नहीं पाते हैं। सबसे इंटेलिजेंट आदमी कभी भी पैसे कमाने में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, किसी भी दूसरी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जब तक उसके प्लान्स प्रैक्टिकल और वर्केबल नहीं हो। इस बात को अपने दिमाग में याद रखना। और जब भी आपका प्लान हो, तो याद रखना कि ये तो सिर्फ एक टेम्परेरी डिफीट है, परमानेंट फेलियर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि आपका प्लान इतना अच्छा नहीं था, दूसरा प्लान बनाओ, बट ड्रीम पे या अपनी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मत करो। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए इससे पहले कि उन्होंने लाइट बल्ब बना लिया। इसका मतलब वो 10,000 बार टेम्परेरी डिफीट उनको फेस करनी पड़ी इससे पहले कि वो सक्सेसफुल हो पाते। अब टेम्परेरी डिफीट का एक ही मतलब होता है कि जो नॉलेज आपके पास है, जो आपने प्लान बनाने के लिए यूज की थी, उसके अंदर कुछ गलती है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर उदासी और गरीबी से गुजर जाते हैं क्योंकि उनका जो प्लान होता है, राइट, उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती है। हेनरी फोर्ड ने एक बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा किया, इसके लिए नहीं क्योंकि उनके पास एक सुपीरियर माइंड था, लेकिन इसके लिए क्योंकि उन्होंने एक प्लान फॉलो किया जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। 1,000 इंसान उनको पॉइंट आउट कर रहे थे, जिनके पास बेटर एजुकेशन था, जिनके पास फोर्ड से भी ज्यादा बेटर रिसोर्सेस थे, लेकिन फिर भी उनके पास वो राइट प्लान नहीं था मनी एक्यूमुलेट करने के लिए। देखो, आपकी अचीवमेंट है ना, कभी भी आपके प्लान से बड़ी हो ही नहीं सकती है। ये भले ही आपको कितना भी अजीब स्टेटमेंट लगे, लेकिन ये सच है। सैमुअल इंसुल ने अपनी पूरी फॉर्च्यून जो है वो गवा दी थी, जिसकी कीमत थी $100 मिलियन, क्योंकि इंसल की फॉर्च्यून जो है वो साउंड प्लान्स के ऊपर बिल्डअप हुई थी। लेकिन बिजनेस डिप्रेशन ने मिस्टर इंसल को फोर्स कर दिया कि अपने प्लान्स चेंज करे। और वो चेंज जो है वो अपने साथ एक टेम्पररी डिफीट लेके आए, क्योंकि उनके प्लान इतने साउंड नहीं थे। मिस्टर इंसल अब तो बूढ़े आदमी हो गए हैं, और इस वजह से उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, इंस्टेड ऑफ उसको टेम्पररी डिफीट देखने के बदले। क्योंकि फायर ऑफ परसिस्टेंस जो थी वो अब उनके अंदर नहीं बची थी इतनी। कोई भी आदमी उसका तब तक वो पिटा हुआ नहीं होता है जब तक वो हार ना मान ले अपने ही मन में। ये फैक्ट बहुत बार रिपीट किया गया है, क्योंकि इसको इग्नोर करना बहुत इजी होता है। जेम्स हिल टेम्पररी डिफीट उन्हें भी मिली थी जब उन्होंने पहली बार नेसेसरी कैपिटल रेज किया एक रेल पटरी बनाने के लिए, ईस्ट से वेस्ट के लिए। लेकिन जब टेम्परेरी डिफीट आई, तब उन्होंने विक्ट्री के साथ, न्यू प्लान्स के साथ वापस से विक्ट्री हासिल की। हेनरी फोर्ड को भी बहुत बार टेम्परेरी डिफीट आई, सिर्फ बिगनिंग में उनके ऑटोमोबाइल के करियर में शुरुआत में आई ऐसा नहीं, जब वो टॉप पे चले गए उसके बाद भी।
लेकिन हमेशा वो नए प्लान बनाते और हमेशा वो और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े खजाने इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं या फिर हम हार्डली ही ये देख पाते हैं कि ये खजाने इकट्ठे करने से पहले उन्हें कितनी बार टेम्परेरी डिफीट, छोटी सी एक हार का सामना करना पड़ा। कोई भी पर्सन जो इस फिलॉसफी में मानता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप एक बड़ा सा खजाना अर्न कर लो बिना टेम्परेरी डिफीट के। क्योंकि जब ये छोटी सी हार आती है ना, इसको एक सिग्नल मानना कि आपके प्लान में थोड़ी सी कमी रह गई है, उस प्लान को वापस से बनाना और फिर वापस से और शिद्दत से आगे बढ़ना। अगर आप पहले ही गिव अप कर दोगे अपने गोल पे पहुंचने से पहले, तो आप एक क्विटर हो। क्योंकि देखो, वो हम लोग जो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। और जो कोशिश ही नहीं करे उनकी कभी जीत नहीं होती। इस सेंटेंस को एक पीस ऑफ पेपर में लिख के रख लो। हर रोज सुबह शाम दोपहर जब भी आप कहीं पे भी जाओ, इस सेंटेंस को पढ़ने जाओ। और फिर जब आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के लिए मेंबर सिलेक्ट करने लगो, तो ऐसे लोगों को ही लेना जो लोग डिफीट को सीरियसली ना लें। ऐसे लोग जो आगे और नए प्लान के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इतना मानते हैं कि पैसा पैसा बनाता है। ऐसा सच नहीं है। डिजायर जब उसको मॉनेटरी इक्विवेलेंट मिलता है और जो सारे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं यहाँ पे उसके साथ साथ, तब पैसे बनते हैं। पैसे खुद से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक मैटर है, राइट, एक वस्तु है। ना तो ये चल सकता है, सोच सकता है, बात कर सकता है, लेकिन ये सुन सकता है। और क्या सुनता है? आदमी की इच्छा। जब भी आदमी पैसे को बुलाता है, पैसे सुनते हैं। अब आगे आते हैं प्लानिंग द सेल ऑफ सर्विसेज। कैसे आप अपनी सर्विसेज को सेल कर पाओगे, इसकी प्लानिंग। आगे का जो चैप्टर है, इसके अंदर ऑथर ने डिस्क्रिप्शन दिए हैं ऐसे तरीके और ऐसी अलग अलग चीजों के बारे में बताया है जिससे हम अपनी पर्सनल सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कन्वे की गई है, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल हेल्प के लिए होगी अगर आपको पर्सनल सर्विसेज को मार्केट करना है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कीमती होगी उन लोगों के लिए जिनको अपने ऑक्यूपेशन, अपने बिजनेस के अंदर लीडर बनना है। देखो, इंटेलिजेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, भले ही वो कोई भी चीज हो। यहाँ पे आप देखोगे वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जिससे आपको चालू करना होगा अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है। और सबसे पहले चालू होता है अपनी पर्सनल सर्विसेज बेच के। देखो, ये बहुत अच्छी बात है, ये जान के सबको अच्छा लगेगा कि प्रैक्टिकली जितने भी बड़े फॉर्च्यून्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल सर्विसेज की ही कंपनसेशन है। जितने भी बड़े खजाने हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल सर्विसेज के बदले ही आपको मिले हैं। ये सर्विसेज क्या हो सकती है? आपने आइडिया सेल किया। आइडिया के अलावा और तो हमारे पास प्रॉपर्टी ही क्या है अमीर बनने के लिए। अगर बहुत मोटा मोटी टर्म्स में बात की जाए ना, तो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो लीडर होते हैं और दूसरे वो जो फॉलोवर होते हैं। स्टार्टिंग के अंदर ही ठान लेना कि आप लोगों को लीडर बनना है जिस फील्ड के अंदर आप जा रहे हो, या आप लोगों को एक फॉलोवर ही रहना है। क्योंकि दोनों के जो कंपनसेशन का डिफरेंस है ना, गैप, वो बहुत बड़ा है। फॉलोवर कभी भी उतना बड़ा कंपनसेशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता जितना एक लीडर को मिलेगा। भले ही फॉलोवर्स जो है वो इस ऐसे कंपनसेशन की उम्मीद करते रहें। देखो, फॉलोवर होने में कोई खराब नहीं है। अगर दूसरे एंड पे देखा जाए ना, तो फॉलोवर रहने के अंदर कोई क्रेडिट भी नहीं है, खराबी भी नहीं है, पर कोई वाहवाही भी नहीं है। ज्यादातर बड़े लीडर्स जो हैं वो वो इसके लिए ग्रेट लीडर्स बन पाए क्योंकि वो इंटेलिजेंट फॉलोवर्स थे। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, एक वो इंसान
जो एक लीडर को इंटेलिजेंटली फॉलो नहीं कर सकता, वो खुद एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। एक इंसान जो एक लीडर को अच्छे से फॉलो कर पाए, जनरली वही आदमी होता है जो लीडरशिप अपने अंदर भी डेवलप करता है। एक इंटेलिजेंट फॉलोवर के पास एडवांटेजेस होते हैं, और उनमें से एक होता है कि कैसे अपनी नॉलेज को अक्वायर कर सकते हैं अपने लीडर से। अब लीडरशिप के मेजर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पाओ, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है। सबसे पहला मेजर एट्रीब्यूट या फैक्टर लीडर का जो आता है वो होता है बिना डगमगाने वाली करेज, हिम्मत, जो कि खुद की नॉलेज से और खुद के काम को लेके हो। कोई भी फॉलोवर ऐसे लीडर को नहीं मानेगा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज ही नहीं जानता हो, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंट फॉलोवर एक छोटे से लीडर से बहुत ज्यादा टाइम तक डोमिनेट नहीं होगा। वो इंटेलिजेंट फॉलोवर समझ जाएगा कि मामू बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हिम्मत। दूसरी चीज सेल्फ कंट्रोल। एक ऐसा इंसान जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो दूसरों को तो कभी नहीं कंट्रोल कर पाएगा। सेल्फ कंट्रोल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है आपके फॉलोअर्स के लिए, जो धीरे धीरे वक्त के साथ इकट्ठे होते ही जाते हैं। एक जस्टिस, न्याय वाला सेंस होना ही चाहिए कि आप लोगों को समझ आए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, तो एज अ लीडर आप कमांड ही नहीं कर पाओगे अपने फॉलोअर्स को, और उनकी रिस्पेक्ट भी हासिल नहीं कर पाओगे। अच्छा, फिर आता है डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन। एक ऐसा आदमी जो अपने डिसीजंस के अंदर ही डगमगाता रहे, इससे यही पता चलता है कि वो खुद को लेके भी श्योर नहीं है, तो वो डेफिनेटली दूसरों को तो लीड ही नहीं कर पाएगा। डिसीजन के साथ साथ डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स। एक सक्सेसफुल लीडर को अपना काम जो है प्लान करना होता है, और अपने प्लान को काम पे लगाना होता है। दोनों चीजें, पहले काम को प्लान करो और फिर प्लान पे काम करो। एक लीडर जो सिर्फ उम्मीदों पे, तुक्कों पे, बिना किसी प्रैक्टिकल डेफिनेट प्लान के चलता है, वो एक ऐसी नाव की तरह है जिसके अंदर कोई कंपास ही नहीं है। आज ना कल वो टकराएगी ही पत्थरों से और चूर चूर हो जाएगी। फिर एक लीडर की एक और खास हैबिट होती है कि जितना पैसा मिला है उससे ज्यादा की वैल्यू दो। सबसे बड़ी पेनल्टी अगर लीडरशिप के अंदर कोई होती है तो वो होती है विलिंगनेस। आपके अंदर वो इच्छा होना कि यस, मुझे अपने लोगों को ज्यादा देना है, मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा देना है, आई वॉन्ट टू सर्व द पीपल। फिर सेवेंथ पॉइंट, एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। चापलूसी नहीं, लेकिन एक केयरफुल एटीट्यूड। क्योंकि कोई भी केयरलेस पर्सन जो है ना, वो सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकता है। लीडरशिप रिस्पेक्ट मांगती है। फॉलोवर्स जो हैं ऐसे लीडर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो प्लीजिंग नहीं हो, राइट, जो अकड़ू हो, बात करना नहीं जानता हो, राइट, ऐसे लोगों को लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एट्थ पॉइंट, सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग। सक्सेसफुल लीडर की ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसको सिंपैथी होती है अपने फॉलोअर्स के साथ। वो समझ सकता है कि उनकी क्या तकलीफें हैं, और वो उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करता है दिल से। तो ये चीज भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, डिटेल्स की मास्टरी करना। सक्सेसफुल लीडरशिप जो है वो हमेशा, जो भी लीडर की पोजीशन होती है उसके अंदर उस पोजीशन की जितनी भी डिटेल्स है, इन सबको मास्टरी करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपका काम क्या है, राइट, तो कोई और आपको आपका काम नहीं बताएगा, आपको उसकी सारी डिटेल्स पता है। लास्ट सेकेंड पॉइंट, पूरी जिम्मेदारी लेना। सक्सेसफुल लीडर वही है जो पूरी जिम्मेदारी अपनी गलतियों के लिए या अपने फॉलोअर्स की खामियों के लिए ले पाए। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देता है, दूसरों को दे देता है, वो बोलता है ये मेरी नहीं तुम्हारी गलती है, तो वो लीडर नहीं रह सकता है। अगर उनका एक भी फॉलोवर कोई गलती करता है और
वो बताता है कि मैं तो यार इनकम्पिटेंट हूँ, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ। तो लीडर को ये समझना चाहिए कि लीडर खुद फेल हो गया है क्योंकि उसने अपनी टीम को काबिल ही नहीं बनाया। लास्ट पॉइंट, कोऑपरेशन, सबका साथ सबका विकास। सक्सेसफुल लीडर को ये समझना होगा और अप्लाई करना होगा कि कोऑपरेटिव एफर्ट का जो प्रिंसिपल है, इसी से ही उसके सारे फॉलोवर्स वो चीजें करेंगे जिसके अंदर सक्सेस मिलेगी। लीडरशिप के अंदर पावर जरूरी होती है और पावर के लिए कोऑपरेशन, सहयोग। इससे मेरे को चार्ली चैपलिन की एक बात याद आती है कि आपको पावर, ट्रू पावर तभी चाहिए होती है जब आपको किसी का कुछ बुरा करना है, कुछ तोड़ फोड़ करनी है, राइट? क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो प्यार ही काफी है। तो कोऑपरेशन को प्यार से लिंक करते हुए ट्रू पावर कोऑपरेशन के अंदर होती है, सबका साथ सबका विकास। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि लीडरशिप के दो बहुत बड़े फॉर्म होते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा है कि मैं खुद की मर्जी से लीडर बना, वाओ, और मेरे फॉलोअर्स को मुझ पे विश्वास भी है। दूसरा होता है जो जबरदस्ती लीडर बना, बिना खुद की मर्जी से और ना ही अपने फॉलोअर्स की मर्जी से। हिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लीडरशिप बाय फोर्स को लोगों ने सहन नहीं किया। एक एग्जांपल तो हमारा इंडिया ही है। ब्रिटिशर्स लीडर बनने आए थे हमारी कंट्री के, लेकिन फोर्सफुली लीडर बन रहे थे, हम लोगों ने नहीं अपनाया उन्हें। जितने भी आज तक के डिक्टेटर्स हैं या राजा हैं, उन सबका पतन जो हुआ है ना, वो इसी कारण से हुआ है। इसका मतलब लोग जो हैं फोर्स लीडरशिप को लंबे टाइम तक फॉलो नहीं करेंगे। कुछ लोग आपसे डरते होंगे, वो लोग शायद फॉलो कर लें, लेकिन लंबे टाइम तक ये चीज नहीं चलेगी। और आज की दुनिया तो एक बहुत नए जमाने में चली गई है जहाँ पे लीडर्स और फॉलोअर्स जो हैं, इनका रिलेशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो गया है। जो भी पुरानी स्कूल ऑफ लीडरशिप से थे कि पावर से ही सारी चीजें हासिल कर लेंगे, उन लोगों को एक नई समझ चाहिए होगी। नई समझ लीडरशिप की, कि यार कोऑपरेशन से कैसे चीजें की जा सकती हैं, या फिर बिना अपना रैंक को यूज कर किए अपने फॉलोअर्स के साथ कैसे मैं चीजें अकम्प्लिश कर सकता हूँ। और कोई रास्ता नहीं है। आप सारे काम खुद नहीं कर पाओगे, आपको फॉलोअर्स चाहिए ही होंगे आपके मास्टरमाइंड ग्रुप के। देखो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है ना, वो वैसा ही होता है जैसे लीडर और फॉलोअर का है। क्योंकि दोनों के अंदर म्यूचुअल कोऑपरेशन चाहिए होता है। एक आदमी जो काम करने जा रहा है वो भी अपनी मर्जी से नौकरी पे जाता है और सेठ जी भी अपनी मर्जी से ही नौकरी पे रखते हैं, तब भी वो रिलेशन अच्छे से चल पाता है और बिजनेस प्रॉफिट करता है। अगर फ्यूचर के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप पार्टनरशिप की तरह हो जाए, नहीं, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। और ऑथर बोल रहे हैं फ्यूचर में ऐसा होगा। नेपोलियन, केजर विल्हम जर्मनी के जो थे, या रशिया के सिजार जो थे, या स्पेन के किंग जो थे, ये सारे लीडरशिप बाय फोर्स थे। और इनकी लीडरशिप वक्त के साथ चली गई बिना ज्यादा दिक्कत के। आप पॉइंट कर सकते हैं इन सारे एक्स लीडर्स की प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब कि ये लोग किस प्रिंसिपल पे वर्क करते थे। भले बिजनेस लीडर हो, फाइनेंशियल लीडर हो, लेबर लीडर हो अमेरिका के, सब लोगों को हटा दिया गया जो भी लीडरशिप बाय फोर्स के अंदर बिलीव करते थे कि जबरदस्ती लीडर बनेंगे। नहीं, अपनी मर्जी से लीडरशिप बनना, लोगों की मर्जी से लीडरशिप बनना, यही वो ब्रांड है जो लंबे टाइम तक चलेगा। और इसके वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो मुझे याद आ रहे हैं वो है गांधी जी। गांधी जी लोगों के लीडर बनना नहीं चाहते थे, उन्होंने हमेशा खुद के ऊपर ही सेल्फ लीडरशिप ही अपनाई। लोगों ने उन्हें लीडर बनाया और उसके बाद तो फिर इतिहास गवाह है। इंसान को लगता है कि फोर्स्ड लीडरशिप जो होती है ना, वो परमानेंट होती है, लेकिन नहीं, ये तो बहुत नाजुक सी होती है और लोग लंबे टाइम तक आपको फॉलो भी नहीं करेंगे। लीडरशिप का जो नया ब्रांड है ना, वो 11 फैक्टर्स के ऊपर चलता है जो हमने इस चैप्टर के अंदर देखे। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन ये 11 सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी इंसान जो इन फैक्टर्स को अपने लीडरशिप का बेस बना ले,
वो अबंडेंट अपॉर्चुनिटी देखेगा लीड करने के अंदर, कोई भी लाइफ का एरिया हो। डिप्रेशन भले लंबा चल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लीडर कभी पीछे नहीं हटेगा। और ऑथर का तो कहना है कि डिप्रेशन आते भी इसीलिए हैं, या इतने लंबे भी इसीलिए चलते हैं, न्यू ब्रांड की लीडरशिप आई ही नहीं है, कोऑपरेशन वाली लीडरशिप आई ही नहीं है। हमेशा डिप्रेशन के एंड पे लीडर्स की जो डिमांड होती है, ऐसे लीडर्स जो न्यू मेथड्स ऑफ लीडरशिप अप्लाई कर पाए, ऐसी डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू सप्लाई। कुछ पुराने लीडर्स जो हैं वो रिफॉर्म कर लेंगे खुद को और नई फॉर्म ऑफ लीडरशिप में जाएंगे, लेकिन जनरली देखा जाए ना, तो बहुत कम लोग ही ये कर पाते हैं। नहीं। लेकिन अगर आप ये कर पाए तो यही आपकी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपको लगता है कि आपको ये करना जरूरी है तो सोने पे सुहागा। वंडरफुल। फिर आगे आते हैं 10 बड़े कारण कि क्यों लीडरशिप फेल हो जाती है। वाह, ये भी बहुत अमेजिंग टॉपिक है, बट इसको हम लोग जो है वापस से हमारी कल की रीडिंग के लिए रखते हैं। पहले हम अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में स्ट्रेट होके बैठ जाते हैं और फिर 3 गहरी सांसें लेते हैं। मनी मुद्रा की पोजीशन में हम आ जाते हैं। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। हम सब करोड़पति हैं। आई एम रिच, आई एम रिच। हम सब के पास बहुत सारे पैसे हैं। हम सब करोड़पति हैं। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। बहुत सारे पैसे आते हुए देख रहे हैं। वाह। आई एम रिच। हम बाहर आते जाते कभी किसी जरूरतमंद को देखते हैं तो उन्हें उन्हें जो चाहिए वो लेके देते हैं। चाहे खाने पीने की चीजें हो या कोई कपड़ा हो, कुछ भी हो, जो भी उनकी जरूरत हो, हम वो जरूरत पूरी कर सकते हैं। वाह। जी सर। और क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, कि हमें ऐसे लगता है कि अगर हमारे थोड़े से पैसे से किसी और के चेहरे पे प्यारी सी खुशी आ सकती है, तो ये तो बहुत प्यारी चीज है। और हम लोग जो है इसी क्वालिटी को अच्छे से नर्चर करते हैं, सबके साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग अपने फॉलोअर्स के साथ सिंपैथी रखते हैं, हम समझ पाते हैं उस आदमी को जिसके पास शायद आज कुछ भी नहीं है, बट हम उसको थोड़े से पैसों के साथ साथ थिंक एंड ग्रो रिच की नॉलेज भी देते हैं, ताकि वो खुद भी पैसे वाला बन पाए खुद से। तो आई एम रिच बोलते बोलते हम उस आदमी को बोलते हैं, चल साथ में बोलते हैं वी आर रिच, वी आर रिच। और उसके चेहरे पे पहली बार वो प्यारी सी स्माइल, और उसको भी विश्वास आता है कि यस यार, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। ये अगर बोल रहे हैं इनके पास इतना पैसा और ये बोल रहे हैं मैं अमीर बन सकता हूँ, तो मैं भी बन सकता हूँ। और रिच वही होता है जो अपने साथ और लोगों को भी रिच बनाए। वाह। हम लोगों को ये चीज रियलाइज होती है, एंड वी फील दैट थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि तुम्हारी वजह से मैं एक मीडियम बना, एक जरिया बना कि मेरे थ्रू कोई और भी रिच हो पा रहा है, थैंक यू। कोई और खुश हो पा रहा है, थैंक यू। वाह। और इस प्यारी सी फीलिंग के साथ उस पर्सन की स्माइल इमेजिन करते हुए आप उस मोमेंट के अंदर बैठे हो, जहाँ पे आप उस पर्सन को फूड दे रहे हो, उसके साथ खा रहे हो, और उसके साथ थिंक एंड ग्रो रिच के प्रिंसिपल्स शेयर कर रहे हो। और उसी मोमेंट के अंदर वापस से खुद को देखना आज की मीटिंग के अंदर,
उसी मोमेंट से वापस से खुद को आज की मीटिंग के इस विजुअलाइजेशन के टूवर्ड्स देखना और याद करना कि यस, मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और मैं लोगों के साथ भी ये पैसे बांट के और पैसे बनाऊंगा। आप याद करते हो और आपको हंसी आ जाती है कि दोस्त, ये प्रिंसिपल सच्ची में काम करते हैं। मैं भी एक दिन ऐसे ही विजुअलाइज करता था, लेकिन आज वो चीज पूरी हुई। और आपको बहुत मजा आ जाता है सोच के कि वाह यार, पूरी हो गई। उस दिन विश्वास नहीं होता था, बट आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। वो इंसान सामने बैठा हुआ आपकी आंखों में वो ऑनेस्टी देख पाता है और बोलता है थैंक यू। मैं भी इतनी ही शिद्दत से ये विजुअलाइजेशन करूंगा। आई एम रिच। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।